सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ में एंड लेट्स डिस्कस अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर जो एडवांस करंट अफेयर्स आपके आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। एडवांस करंट अफेयर्स का जो एक कोर्स है वो मैं आपके लिए जल्द लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग 2 साल का करंट अफेयर्स को मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें एडवांस ज्योग्राफी, एडवांस एनवायरनमेंट, पॉलिटी, सारे जितने भी ये टॉपिक्स एरियाज़ हैं दैट विल बी कवर्ड, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। आई विल शेयर द डिटेल। अभी कहीं भी ज्वाइन नहीं करना है बिकॉज एटलीस्ट 2 इयर्स का कवर करना है और हमें मिड ऑफ अप्रैल तक का कंटेंट कवर करना है, तो 2 महीने का टाइम लगता ही है। तब तक आप लोग अपना स्टैटिक और ये सब अच्छे से जो है वो कवर कर लें। स्टार्ट करते हैं। देखो, विथ रेफरेंस टू द फ्यूल सेल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that converts the chemical energy of a fuel and an oxidizing agent into electricity through a pair of redox reaction. Fuel cells are different from most batteries in requiring a continuous source of fuel and oxygen to sustain the chemical reaction. Whereas in a battery, the chemical energy usually comes from a substance that already present in the battery. Fuel cell can produce electricity continuously for as long as fuel and oxygens are supplied. अभी आपको करेक्ट जो है यू हैव टू टेल द करेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये फ्यूल सेल से रिलेटेड तीनों ही स्टेटमेंट, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सही हैं। अब ये क्या है कि जो फ्यूल सेल्स होते हैं, ये क्या है कि ये केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल, जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मेंशन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसमें रिडक्शन भी होता है। जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से रिलेटेड होते हैं। दे आर लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो आई थिंक ऑक्सीडेशन, फिर एक्सेप्टेबिलिटी हुई ऑक्सीजन की, दैट इज़ रिडक्शन। तो यहाँ पे यू हैव लाइक रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ऑक्सीजन, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना थ्रू अ पेयर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, फ्यूल सेल्स जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम मोस्ट बैटरी इन रिक्वायर कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। मतलब अगर नॉर्मल बैटरी से देखा जाए तो जो फ्यूल सेल्स होते हैं इनको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन और फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, तभी केमिकल रिएक्शन हो पाएगा। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी यूजुअली कम्स फ्रॉम अ सब्सटेंस जो कि बैटरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे बैटरी है तो उसमें ऑलरेडी जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसी बेसिस में इट विल वर्क, अपना जो कार्य है करेगा और केमिकल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन फ्यूल सेल्स के अंदर देयर शुड बी अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑक्सीजन का भी होना चाहिए, और कंटिन्यूस सप्लाई जो है आपका जो फ्यूल है उसका भी कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए। तो ये भी सही है। फ्यूल सेल्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली फॉर एज लॉन्ग एज फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड। जो फ्यूल सेल्स हैं दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तब तक जब तक फ्यूल और ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर इसका क्या होगा, 1, 2 एंड 3। तो पहला जो फ्यूल सेल्स है वो बेसिकली विलियम ग्रोव करके थे एक पर्सन, उनके द्वारा बनाया गया था इन 1838 के अंदर ये बना था। फर्स्ट कमर्शियल यूज़ जो फ्यूल सेल का है वो भी काफ़ी पुराना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स जो हैं वो यूज़ किया गया था बाय फ्रांसिस थॉमस बेकॉन इन 1932। फ्रांसिस थॉमस बेकॉन करके थे 1932। द अल्कलाइन फ्यूल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज बेकॉन फ्यूल सेल्स आफ्टर इट्स इन्वेंटर। जो बेकॉन फ्यूल सेल्स भी उन्हें कहा गया था, और नासा के स्पेस प्रोग्राम में भी 1960 से उसका इस्तेमाल भी जो है कंटिन्यूसली हो रहा है। फ्यूल सेल्स जो है बैकअप पावर के रूप में इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और इन सब में भी इनका इस्तेमाल काफ़ी अधिक होता है। तो ये थोड़ा सा कट गया है। तो ये कि ये न्यूज़ थी, आई थिंक बिजनेस टाइम्स के अंदर ये न्यूज़ आई थी, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट, ये ऐसे करके ये कट गया, थोड़ा सा डाउनलोड सही से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये ध्यान रखना है। कल मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको टारगेट्स दिए हैं और उसका जो डेमो लेक्चर है आज अपलोड कर दूंगा, एक बार देख लेना। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि 24 की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ उसको मिस नहीं करना है। तो मैंने कल आपको जो टारगेट दिए थे, तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी, सैटरडे को 11:30 बजे, और उसमें मैंने पूरा का पूरा गाइडलाइन दिया, डेमो लेक्चर डाल दूंगा यूट्यूब में, आप एक बार देख लेना। इसमें देखो मैंने आपको जो टारगेट दिया था, एक तो एशिया,
एशिया और वाटर बॉडी के अराउंड जो कंट्रीज ऑक्सफोर्ड एटलस से करने को। स्पेक्ट्रम में मैंने आपको टारगेट दिया था पीसेंट मूवमेंट और नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मूवमेंट्स हुए हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं। और फिर मैंने आपको PIQs दे रखे हैं 2013, 14 और 15 के, ये PIQs करने को दिए हैं। अब इनको मैं करवाऊंगा भी और इनके ट्रिक्स जो हैं साथ में बताऊंगा। लक्ष्मीकांत में मैंने आपको सोर्सेस, शेड्यूल और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग दे रखा है। CSAT में मैंने आपको 5 पैरा करने के लिए दिए हुए हैं 2018 के पेपर से, और मैथ्स क्वेश्चन करने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी ख़त्म करने के लिए बोला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी CSAT की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो। ये सारा टारगेट्स मैंने दिए हैं, सैटरडे तक करना है, मेहनत करनी है। और मैंने आपको क्या कहा ये है कि मैं आपको क्लास आपको लाइव करनी है विदाउट एनी रीज़न। अगर आप लाइव क्लास नहीं करते हो, मैं आपको कॉल करूँगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, 3 बार कॉल करूँगा, क्वेश्चन पूछूंगा आज इन्हीं में से जो मैंने पढ़ने के लिए दिया है। और अगर आपने इग्नोर किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, या आपने टारगेट्स जो हैं उनको पूरा नहीं किया है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कोर्स से ब्लॉक कर दूंगा। ये मुझे करना पड़ेगा। अगर आपने विदाउट एनी रीज़न, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने जो है फिर आपसे आंसर नहीं होता, तब कोई बात नहीं है। लेकिन आपने इग्नोर किया, आप टारगेट पूरा नहीं कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, तो उस स्थिति में मेरे पास जो एक ऑप्शन है, मैं आपको कोर्स से ब्लॉक कर दूंगा। अब उसमें फिर आप चाहे इधर उधर घूमते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रिक्टनेस इसलिए लानी पड़ेगी, तभी आप लोग टारगेट पूरा करोगे, तभी आप लोग जो है अच्छे तरीके से करोगे। अब जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे मैंने जो स्पेक्ट्रम में आपको दिया है उसको मैं पूरा फटाफट आपको पढ़ाऊँगा, हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। अभी मैं काम कर रहा हूँ जी, एक लिंक क्रिएट करके जहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके, सुबह से ज्वाइन करके अपना पढ़ने लग जाएं। ठीक है, तो वो मैं मॉनिटर कर सकूँ कि आपका कैसे रहता है दिन के, पढ़ाई वढ़ाई किस तरीके से आप लोग करते हो, तो उसमें आप लोग हिस्सा बने रहो। तो ये भी मैं काम कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा लिंक कैसे जनरेट हो वो देख लेता हूँ कैसे होगा। अभी भी आई एम सेइंग मेंटरशिप प्रोग्राम मिस नहीं करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम 24 की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 5M सीरीज़ का जो अभी एडवांस करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं पूरा फोल्डर बना के आप लोग को दे दूंगा। तो जो लोग हिस्सा हैं उस टेस्ट सीरीज़ का, वो दे कैन गेट दैट 5M सीरीज़ के जो भी ये रिवीजन के लिए PDF है वो आपको मिल जाएगा। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट EB5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट EB5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम। द प्राइमरी गोल फॉर इन्वेस्टर इन EB5 program is not high financial yield, but rather the acquisition of a green card in the shortest possible time compared to the other immigrant routes. This program allows investors to gain a green card by investing in US business, but a critical component of this investment is understanding the return on the investment. तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये इंडियन एक्सप्रेस का जो है टॉपिक है। तो यहाँ पे अभी देखोगे तो EB5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर जो प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्या है, इसका गोल क्या है EB5 प्रोग्राम का, इज़ नॉट हाई फाइनेंशियल एड बट रादर एक्विजिशन ऑफ अ ग्रीन कार्ड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कंपेयर टू द अदर इमिग्रेशन रूट। मतलब ग्रीन कार्ड है कि आप वहाँ रह सको उस देश के में, तो ग्रीन कार्ड आपका होता है। तो जो मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कैसे मिल सके, तो ये है EB5 इमिग्रेंट प्रोग्राम, इन्वेस्टर प्रोग्राम की बात किया जाए। अब इसके तहत जो इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन गेन अ ग्रीन कार्ड, उनको मिल सकता बाय इन्वेस्टिंग इन US बिजनेस, बट अ क्रिटिकल कंपोनेंट जो है इस इन्वेस्टमेंट का, जो उन्हें देखना है कि दैट इज़ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब जरूरी नहीं कि आपने US बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद आप ग्रीन कार्ड मिल रहा है, आप वहाँ रहने का सोच रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना है कि यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपका रिटर्न कितना है। सो EB5 हेल्प्स वन टू ऑब्टेन परमानेंट रेसिडेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंट रेजिडेंसी है, एंड वन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर US सिटीजनशिप अगर उन्हें लगता है। एंड ये एक तरीके से जो भी फॉरेन इन्वेस्टर उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर वो US में रहना चाहते हैं। तो ये C आंसर होगा, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3A of the IPC. The constitute to provide a free and competent legal service to the weaker section of society in a case failing under the top court jurisdiction. It consists of a sitting Supreme Court judge who is the chairperson along with other members possessing the experience and qualification prescribed by the center. करेक्ट जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3A of the Legal Service Authority Act 1980
7, ठीक है। तो ये इस पे लिखा है कि इंडियन पिनल कोड है, तो ये गलत है, इंडियन पिनल कोड से तो ऐसे कैसे होगा। तो ये है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है 1987, ठीक है। तो ये तो गलत है, बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है सही है। इज अ फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, है ना, इन केसेस फॉलिंग अंडर द टॉप कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन। जैसे मान लो कोई केस है वो सुप्रीम कोर्ट पढ़ता है तो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड होना, और इसमें सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज भी हैं, रहते हैं, जो कि चेयरपर्सन है। दूसरे भी मेंबर्स हैं जो कि जो भी सेंटर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड आपके क्वालिफिकेशंस हैं, तो वो क्वालिफिकेशंस अगर उनके पास है तो दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट। तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट द सेंट्रल अथॉरिटीज़, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और नालसा जिसे हम कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और नालसा, शेल कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी। इट कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज है और दूसरे जो पर्सन है जो क्वालिफिकेशन सेंटर के द्वारा बोला जाता है, मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्ट के अंदर मेंशन है, तो अगर वो क्वालिफिकेशन है तो वो भी उसके मेंबर हो सकते हैं। दोनों ही जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्दर CJI कैन अपॉइंट द सेक्रेटरी टू द कमिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, देखिए कैन ऑल्सो अपॉइंट सेक्रेटरी, कमिटी के लिए एक सेक्रेटरी का भी अपॉइंटमेंट आपका किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, पहला वाला गलत है। तो ये भी न्यूज़ आप देखोगे, इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 39A के कंटेक्स्ट में, स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन of the legal system promote justice on basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that the opportunity for securing justice are not denied to any citizens by reason of economics or other disabilities. Article 15 right to equality and Article 23A right to be informed of the ground for arrest make it obligatory for the state to ensure equality before the law and a legal system that promote justice based on equal opportunity. Although the idea of legal aid program was earlier floated in 1950, it was in 1980 that a committee at the national level was established under the chairmanship of then Supreme Court Judge Justice P.N. Bhagwati. करेक्ट जो है वो आपको बताना। तो ये भी टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, यू कैन सी। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लाइक फॉर एग्जांपल इन 1987 लीगल सर्विस एक्ट मतलब लीगल सर्विस एक्ट को इनैक्ट किया गया था, और इसके तहत जो लीगल एड प्रोग्राम है, मतलब जैसे मान लो कोई केस लड़ता, अब सभी के पास तो वो कैपेबिलिटी नहीं है ना कि उतना खर्चा करके महंगे वकील को ले सके, तो लीगल एड प्रोवाइड करना। तो इस एक्ट के तहत 1987 का जो ये एक्ट है, और इसके तहत जो आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो गठन हुआ था, उसके बाद से क्या हुआ कि एक स्टैट्यूटरी, क्योंकि लॉ बन गया तो एक स्टैट्यूटरी बेसिस बन गया लीगल एड प्रोग्राम का, और इसका एम क्या है, फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना जो भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, EWS, इंडस्ट्री वर्कर, डिसेबल्ड, इन सब के लिए ये प्रोवाइड करना, ठीक है। सो आइडिया ऑफ लीगल एड प्रोग्राम वाज अर्लियर फ्लोटेड इन 1950s में ये आइडिया आपका फ्लोट भी किया था। अब देखो, अंडर द एक्ट नालसा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955, नालसा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1995, ये मेंशन्ड है 95, टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम, है ना। नालसा का गठन जो किया गया था, उसका एम क्या था कि जो भी लीगल एड प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इवेल्युएट करना और मॉनिटर करना, और जो पॉलिसीज़ हैं फॉर मेकिंग लीगल सर्विस अवेलेबल, और इसके लिए नेशनल जो नेटवर्क है वो भी इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। फंड को, ये सब प्रोग्राम के लिए क्या फंड लगेगा, क्या ग्रांट लगेगा, जो स्टेट की जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, NGOs हैं जो कि लीगल एड स्कीम रन कर रही हैं, तो उनको पैसा और ये सब देने का काम भी नालसा के द्वारा ही किया आपका जाएगा, ठीक है। सो ये भी है, ये भी चीज़ आपकी है, इसमें रखी गई है। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 15 मेंशन है, तो ये आपको पता है कि आर्टिकल 15 नहीं है, आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी है, और ये 23 नहीं, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 है, राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड फॉर अरेस्ट, तो ये तो गलत हो गया। बाकी दोनों ये आर्टिकल 39A का दिया हुआ है, और आर्टिकल 3 ये तो आपका
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड है वो है, और आइडिया ऑफ लीगल एड प्रोग्राम जो अर्लियर फ्लोटेड इन 1950s इट वाज इन 1980। तो ये पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो 2 आपके सही हैं, 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या है, ओनली 2 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक था। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिसेंटली रिवाइज्ड शेड्यूल एम गाइडलाइंस अंडर दिस pharmaceutical companies will have to intimate the licensing authority about the recalling of a drug and also report product defect, deterioration and faulty production। मतलब जैसे पहले तो देख लो, ये न्यूज़ हेल्थ वर्ल्ड से ली गई है, देखो सब जगह से कंटेंट आपका कवर हो रहा है। अब मैं, अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो एक एडवांस करंट अफेयर्स का कोर्स आएगा जिसमें हम लोग 2 साल का जो 2 साल का जो पूरा करंट अफेयर, एडवांस करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो अभी इधर उधर कहीं भी आपको टाइम उस पर नहीं लगाना है, क्योंकि एक समय होता है करंट अफेयर करने का। अभी वो समय आप कह सकते हो कि नहीं है, फरवरी 5 या 10 तारीख से आप लोग को फिर वो पूरा करंट अफेयर मैं कवर करा दूंगा। कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट भी उसी में मिलेगा, ये जो पूरा रिवीजन PDF भी उसी के अंदर मैं दूंगा, सारा प्रैक्टिस भी उसी से करना जम के। ठीक है, तो ये सारा जितना 5M सीरीज़ है तो उसमें टेस्ट सीरीज़ भी उसमें ही मैं इंक्लूड कर दूंगा। आप चाहो तो टेस्ट सीरीज़ अभी भी कर सकते हो जो एडवांस करंट अफेयर्स की है। तो उसका 13वां टेस्ट संडे को शेड्यूल्ड है, उसमें भी ये कंटेंट आपको जो कंपाइलेशन क्वेश्चंस के रहेंगे जिनको प्रैक्टिस करनी है आपको, वो भी उसमें अवेलेबल रहेगा। फोल्डर बना के आपको दे दिया जाएगा। अभी तो नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। कंपाइलेशन में आपको दे दूंगा सारे जितने भी जैसे हम लोग 5M सीरीज़ में कर रहे हैं वो कंपाइलेशन आपको अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप नोट्स शॉर्ट में बना लो, बाद में क्वेश्चंस जम के प्रैक्टिस कर लेना, चाहे तो अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लेना या प्रिंट आउट लेना, जैसा आपको ठीक लगे। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आप लोग के लिए जैसे जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे लक्ष्मीकांत है और स्पेक्ट्रम है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ फ्री यूट्यूब में कवर कराना स्टार्ट कर दूंगा। आज या कल में से आपको ये मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। एक इंटरव्यू प्रोग्राम का एक वीडियो भी आज आपको 11:30 बजे मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम और इनकी क्लासेस 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी। पहले लक्ष्मीकांत ख़त्म करेंगे और स्पेक्ट्रम भी हम लोग ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो भी है मतलब स्टैटिक का हिस्सा है वो आपका सारा यूट्यूब के अंदर फ्री क्लासेस में मैं कवर कराऊंगा। कोशिश करूंगा GC लियोंग कवर करने की, NCERTs हैं उनको भी कवर करने की मैं प्रयास करूंगा। खास तौर से जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है वो सब यूट्यूब में फ्री रहेंगी। ठीक है, कोर्सेस जैसे एग्रीकल्चर और IR का जो कोर्स है ये आपका ऐप के अंदर आएगा, और एडवांस करंट अफेयर्स का जो कोर्स है 2 साल का जो पूरा लेक्चर्स होंगे तो उसका कोर्स आपको मिल जाएगा। मतलब ये कोर्स भी फरवरी से शुरू हो जाएगा। ये मैं जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल अभी ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो इस साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये मन में नहीं आना चाहिए। अच्छा, एग्रीकल्चर GS के लिए, एग्रीकल्चर GS की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कैसे करना है। जिनका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उनको ये कोर्स एग्रीकल्चर वाला नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद IR है, एग्रीकल्चर GS के लिए है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको आई विल कवर इट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो शेड्यूल M के ऊपर है। शेड्यूल M पार्ट ऑफ कंपनी एक्ट 1940 डील्स विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द कंट्री। दीज गाइडलाइंस कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कंप्लेंट ऑफ सब स्टैंडर्ड इंडियन ड्रग एंड डेथ अब्रॉड रिपोर्टली ड्यू टू सिंस 2022। तो यहाँ पे देखो शेड्यूल M पार्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। पहले तो देखो ये बेसिकली आपका किस पे मेंशन है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसका एक शेड्यूल M है। ठीक है, तो शेड्यूल M आपको याद रखना है कि शेड्यूल M बेसिकली किससे रिलेटेड, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप ये देखो तो यहाँ पे लिखा शेड्यूल M पार्ट ऑफ कंपनी एक्ट, तो ये कंपनी एक्ट नहीं है, ये आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। तो ये तो गलत हो गया है ना। एंड इट डील्स विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू बी फॉलो करना। तो शेड्यूल M मतलब कि जब भी दवा बने तो उसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना है। तो उसके बाद क्या है, अंडर दिस फार्मास्यूटिकल कंपनी विल हैव टू इंटीमेट द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताना किसी ड्रग को अगर आप रिकॉल कर रहे हो एंड आल्सो रिपोर्ट प्रोडक्ट डिफेक्ट डिटोरेशन। तो वो क्या है कि मान लो किसी प्रोडक्ट, तो वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना। तो पहला सही है। दीज ग्लैंड कम अंडर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कंप्लेंट ऑफ सब स्टैंडर्ड। मतलब जैसे दवा सही नहीं है वो कहीं पे, अब देखोगे कई बार न्यूज़ आती है कि इंडिया की कोई दवा है उससे
गाम्बिया में किसी की मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ स्थिति रहती है, तो वो इन्फॉर्म प्रॉपर करना और रिपोर्ट करना, तो ये भी इसी शेड्यूल एम के अंदर ही आपका आ जा सकता है। तो नई गाइडलाइंस दिसंबर 28 को आई भी थी, और इसमें जो मैन्युफैक्चरर है दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट दे आर फिट फॉर देयर इंटेंडेड यूज, कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइसेंस एंड डू नॉट प्लेस पेशेंट टू एट रिस्क, किसी तरीके का जो पे रिस्क नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे कई प्रकार की जो कंप्लेंट आई थी, जिसमें जैसे ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि दवा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, तो द अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो भी सब्सटेंस यूज़ होते हैं उनके प्रॉपर टेस्टिंग जो है वो होना चाहिए, और जो भी है उनको अपग्रेड करना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, खासतौर से WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी रिजल्ट टेस्टिंग के बाद आए वो भी रिवील करना चाहिए। तो यहाँ पे फिफ्थ का जो आंसर है वो बी है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड गलत है आपका, तो ये आंसर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट नोटिफाई रिवाइज शेड्यूल एम गाइडलाइंस फॉर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तारंतुला नेबुला ऑल्सो नोन एज 30 डोराडोस। तो ये अगर आप देखोगे तो इंडिया टुडे की न्यूज़ है, नासा टेलीस्कोप रिंग्स इन 2024 बाय कैप्चरिंग 2 मेगा स्टार एक्सप्लोजन इन स्पेस। The supernova remnant, that is a part of vibrant region of space where stars have been forming millions of years. The name Tarantula Nebula arose in mid-20th century from its appearance in deep photographic exposures. 30 Doradus has often been treated as a designation of a star or the central star cluster NGC 2070, but is now generally treated as referring to whole nebula area of तारंतुला। करेक्ट जो है आपको बताना। तो सुपरनोवा रेमिनेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट रीजन ऑफ स्पेस वेयर स्टार्स हैव बीन फॉर्मिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। देखो सुपरनोवा क्या होता है, सुपर जो एक्सप्लोजन होता है, बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होता है, और ये मानो कि स्टार जब लाइफ ख़त्म होनी होती है तो ये उससे रिलेटेड होता है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेमिनेंट मतलब जो बचा हुआ कुछ, जैसे कहीं एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ पे कुछ उसके कि यहाँ एक्सप्लोजन हुआ तो कुछ बचा हुआ पार्ट है, तो यहाँ पे ये पे सुपरनोवा रेमिनेंट है ये, ठीक है। नेबुला शब्द भी इस्तेमाल होता है। नेबुला शब्द बेसिकली जो क्लाउड्स होते हैं जिसके माध्यम से स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो तारंतुला नेबुला रोज इन ये मिड 20th सेंचुरी में इसके बारे में पता भी चला था। फिर 30 डोराडस, ये इट इज़ हैज़ बीन ट्रीटेड एज द डेजिग्नेशन ऑफ अ स्टार और अ सेंट्रल स्टार क्लस्टर NGC 27, बट इज़ नाउ जनरली ट्रीटेड एज रिफरिंग टू द होल नेबुला एरिया ऑफ तारंतुला नेबुला। तो ये मतलब ये पूरा का पूरा जो रीज़न है, जैसे 30 डोराडस नाम रखा गया है, जहाँ पे पूरा का पूरा नेबुला जो क्लाउड्स हैं, और देखो यही एक्सप्लोजन के बाद ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ये दूसरे नए स्टार की जो बनने की स्थिति है वो शुरुआत वहीं से होती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकली exposed a person under its norms, a move that will make it easier for those individuals to carry out various banking transactions including availing loans. Consider the following statement about this. The central bank defined PEP as individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, including the head of the state's government, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executive of the state-owned corporations and important political party officials. The new rule include person who is entrusted by a foreign country with a public functions. The earlier norms pertaining to PEP were open-ended and there was a lack of clarity on the definitions. मतलब जो clarity नहीं थी definition की। तो यहाँ पे आप ये देखो कि रिजर्व ऑफ RBI ने जो डेफिनेशन है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की अंडर इट्स नॉर्म, है ना, तो अंडर इट्स नॉर्म तो उसको चेंज किया है। और इसमें क्या होगा कि इसके वजह से जो भी इंडिविजुअल हैं टू कैरी आउट वेरियस बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग अवेलिंग लोन, तो वो इजीली किए जा सकते हैं जो इस कंसिडरेशन में आएंगे। तो सेंट्रल बैंक के अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन है, इंडिविजुअल्स जो मतलब जो कोई प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मान लो कोई दूसरा देश से यहाँ पे हैं, फॉरेन देश से यहाँ पे मान लो हमारे देश के अंदर हैं, जिसमें मान लो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट, जुडिशियल, मिलिट्री ऑफिसर्स, ये सब हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि या तो मान लो प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस है बाय अ फॉरेन कंट्री, जिसमें ये सब कुछ इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये जो नया रूल है
इट इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड बाय अ फॉरेन कंट्री। मतलब ये जो नया रूल है इसमें इंक्लूड किया गया ऐसे पर्सन्स को जो कई प्रकार के हैं, जैसे ये ऊपर हमने देखा, वो कोई पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और दे कैन, अगर वो इस कंसिड्रेशन में हैं तो दे कैन परफॉर्म अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इवन इंक्लूडिंग अवेलिंग लोन। सो अर्लियर नॉर्म जो था वो वेयर ओपन एंडेड और उसमें क्लैरिटी डेफिनेशन की नहीं थी, और इस वजह से कई प्रकार के जो इश्यूज़ हैं फॉर बैंकर, पार्लियामेंट्रेरियन और अदर, उनको परफॉर्म करना पड़ता था। तो यहाँ पे इवन जो नए रूल्स में फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उन और वो पब्लिक फंक्शन कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो जो बैंक अकाउंट है ऑफ अ पीपी हैव एडिशनल KYC norms under the current provision, special due diligence has to be undertaken by the senior बैंक ऑफिशियल। तो अगर क्योंकि उनका जो भी आपके पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है उनका बैंक अकाउंट है, और जो भी बैंक ऑफिशियल है उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें यह भी है कि जो सेंट्रल बैंक है ऑल्सो आज द चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज विच आर इनटू द लेंडिंग बिजनेस टू मेक द चेंजेस इफेक्टिव इमीडिएटली। जो भी चेंजेस हो तुरंत किए जाए। तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये पॉलिटिकली एक्सपोज जो पर्सन है, जिसमें जैसे मैंने आपको बता दिया, जिसमें प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस बाय और फॉरेन कंट्री, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट, ये सब भी आ सकते हैं। जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो भी आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही है। इकोनॉमिक टाइम्स का है RBI रिवाइज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन फॉर KYC पर्पज। इंद्रायणी रिवर की देख लेते हैं। इंद्रायणी रिवर ओरिजिनेट इन कुरवांडे विलेज नियर पणजी, a hill station in Sayadri mountain of Goa, fed by rains is follow east to meet the Bhima river through the Hindu pilgrimage centers of Dehu and Alandi. There is a hydroelectric dam called Valvan Dam on the Indrayani at Kamset। तो करेक्ट जो है वो आपको बताना। सो यहाँ पे देखो, इंद्रायणी रिवर ओरिजिनेट इन कुरवांडे विलेज नियर लोनवाड़ा, a hill station in Sayadri। तो यहाँ पे जो ये मतलब महाराष्ट्र में है, ठीक है। हिल स्टेशन इन सह्याद्री महाराष्ट्र, गोवा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, बाकी दोनों सही हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, दैट इज़ डी, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना। क्यों हम इसको कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, टॉक्सिक फॉर्म ऑफ इंद्रायणी रिवर अगेन ऑफिशियल इन एक्शन। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो देखो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे 2 साल के टॉपिक्स हैं जो कवर करने जरूरी हैं प्रीलिम्स के लिए, जिसके लिए मैं एडवांस करंट अफेयर्स का 2 साल के जो रिवीजन कोर्स है पूरा, वो आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, जो 2024 की तैयारी करने सिर्फ उनके लिए, ठीक है। और कोई नहीं ज्वाइन उसको करेगा। और 25 की जो कर रहे हैं तो उनके लिए फाउंडेशन बैच और ये सब आई विल स्टार्ट आफ्टर प्रीलिम्स, जिसमें NCERTs और सब कुछ कवर्ड होंगे, प्लस सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा इसमें, और क्या क्या हम लोग करते जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये देखना है कि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, कल इसकी पहली क्लास हो गई है और इसमें मैंने टारगेट्स आपको लेक्चर के बीच में बता दिए हैं, जो टारगेट्स दिए हैं। तो इसकी दूसरी क्लास सैटरडे को शेड्यूल्ड है। अगर अभी भी प्लान कर रहे हो तो ये जानकारी आप मुझे देना है सारी, और मुझे इसमें मेल करना है, और इस प्रोग्राम से ज़रूर से जुड़ना है। एक डेमो क्लास जो कल हुई है क्लास, उसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। बट अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, हिंदू सेशन के अंदर मिलता है। और आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।